क्योंकि दोनों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही है। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर जो हल करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो हल करेंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो क्लास 12 वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें अच्छे से। इस पेपर का कोड है 306 HB 2026 साहित्यिक हिंदी। चलिए इस पेपर को देखते हैं और इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर मैंने लिया है और इसको सॉल्व भी किया है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें पेपर में क्या होता है। 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया होता है। 15 मिनट में जो 3 घंटा 15 मिनट में जो है 15 मिनट जो आपको मिलता है ये परीक्षार्थियों के प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक। चलिए अब हम खंड का को देखते हैं। खंड का में क्या, चलिए पहला जो क्वेश्चन है खंड का में बहुविकल्पीय है। क्वेश्चन पहला का क्वेश्चन है कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल के लेखक हैं इसमें पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद और तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है जैनेन्द्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। अगला अगला है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के निबंधकार हैं। आइए ऑप्शन आ भारतेंदु, ऑप्शन बा द्विवेदी युग, ऑप्शन सा छायावादी युग, ऑप्शन दा प्रगतिवादी युग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन गा है पृथ्वी के सप्तार्षि सप्तार्षि मंडल के लेखक हैं। सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। ऑप्शन अ डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बा पूर्ण सिंह, ऑप्शन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन द डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन द इज करेक्ट ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है घा क्वेश्चन है मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। ऑप्शन आ वासुदेव डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बा हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सा जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन द डॉक्टर संपूर्णानंद। इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द इज करेक्ट ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए अगला क्वेश्चन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन आ हंस, ऑप्शन बा सरस्वती, ऑप्शन सा ब्राह्मण, ऑप्शन द हिंदू। इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बा करेक्ट ऑप्शन सरस्वती। सरस्वती ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का है वैदेही वनवास काव्य कृति है। वैदेही वनवास काव्य कृति है। ऑप्शन आ खंड काव्य, ऑप्शन बा मुक्तक काव्य, ऑप्शन सा महाकाव्य, ऑप्शन दा चंपू काव्य। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन महाकाव्य। महाकाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छायादुत्तर काल के कवि हैं। छायादुत्तर के काल के कवि हैं। ऑप्शन आ कवि रत्नाकर, ऑप्शन बा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ऑप्शन द मैथिली शरण गुप्त। इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे छायोदत्तर काल के कवि हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, छायोत्तर काल का समय माना जाता है। छायोत्तर काल का समय माना जाता है। ऑप्शन आ सन 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन बा 1953 से अद्यतन। ऑप्शन सा 1918 ईस्वी से सन 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन दा सन 1925 ईस्वी से सन 1953 ईस्वी तक। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन, सन 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपशिखा दीपशिखा का के रचयिता कौन है? दीपशिखा के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बा महादेवी वर्मा। ऑप्शन सा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ड है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन आ अवधी। ऑप्शन बा ब्रजभाषा। ऑप्शन सा खड़ी बोली। ऑप्शन दा फारसी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन, अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखेंगे हम लोग। कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ पंक्ति दी गई है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको इसी में ढूंढ करके लिखना है। तेरा राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्रपति की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की आकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विपरीत कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाना चाहिए। जीवन के बिटक का पुष्प संस्कृति है। अब वो पंक्ति दिया था, अब यहाँ पे उसका उत्तर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, संकेत लिख लेंगे, मनुष्य ने युगों, इसका जो है मनुष्य ने युगों युगों डाट डाट करके लिख देंगे, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब इसकी व्याख्या है जो है वह प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता जिन परंपराओं का निर्माण किया है वह राष्ट्र के निवासियों के लिए उनकी उनकी श्वास प्रवास की तरह है। अर्थात जिस प्रकार किसी प्राणी के लिए श्वास का आवागमन महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के लिए संस्कृति और सभ्यता की उसकी पहचान उसका महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृति के अभाव में राष्ट्र के अस्तित्व पर राष्ट्र की मूलता पर ही प्रश्न चिन्हित लग सकता है। बिना किसी के जन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वास्तव में संस्कृति के बिना जन का बंध राक्षस के समान शीश रहित धड़ शरीर के समान है। संस्कृति के बिना जन राक्षस के समान शीश रहित शरीर के समान है।
मनुष्य संस्कृति मनुष्य के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित वह व्यवस्था है जिसके आधार पर मानव के अस्तित्व एवं राष्ट्र के अस्तित्व से संबंध रखने वाली व्यवस्था विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जिससे सामूहिक राष्ट्र जीवन जन जीवन संभव हो पाता है। संस्कृति ही हमें एक दूसरे के साथ कुशलता पूर्वक रहने के लिए आवश्यक व्यवहार एवं आचरण अपनाने का रास्ता बताती है। संस्कृति का विकास एवं अभिवृद्धि उन्नति का तात्पर्य है उस राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क का विकास, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव हो पाती है। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगला क्वेश्चन है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्या है? तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 5 है, जो राष्ट्र के समग्र रूप में किस किस का योगदान है? उत्तर, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि, जन और जन की संस्कृति का योगदान है। चलिए अथवा करके कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ और दिए हैं, यानी 2 दिए रहते हैं एग्जाम में, इनमें से एक एवं करना रहता है, तो आपको जो आए वो कर लेना। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की लक्ष्य प्रदर्शी, जीवन की सेवा निरत, जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र, जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व का सर्वोत्तम ज्योत है। अब इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन पूछा, ये कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सभी पाठ्य पुस्तक हमारी, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम ने नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिन जिन शब्दों के नीचे, जिन लाइनों के नीचे रेखा है, अंडरलाइन है, उसको क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। सबसे पहले संकेत लिखेंगे, संकेत या किस डॉट 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 सर्वोत्तम ज्योत है। अब इसका जो व्याख्या करेंगे कुछ इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक को वृद्ध परिचारिकाओं को देखकर आश्चर्य होता है और वे सोचते हैं ऐसा क्यों होता है। यह कौन से दीपक की ज्योति है जो स्वयं प्रज्वलित होकर संपूर्ण मानवीय परिवेश को प्रकाशित कर रही है, आनंदित कर रही है। जीवन जितनी अधिक वृद्धि वृद्धि नर्स नशे वृद्धि नर्स हैं, वह उतनी ही सेवा परायण जीवन जीने वाले सक्रिय हैं। वह जीवन के अंतिम चरण में भी मुस्कान से खिली हुई एक अलौकिक तेज से पूर्ण है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा नारायण जीवन के प्रकाश को बिखेरने वाले प्राणियों का समूह है। आत्मविश्वास से पूरे इन वृद्ध नर्सों का जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। यहाँ रहने वाली नर्सें प्रायः अलग अलग देशों की हैं और इनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अत्यंत अद्भुत है, जो मृत प्राय रोगी के मन में भी जीवन की दशा और विश्वास जागृत करती है। यही सबके लिए सम्मान और सर्वोत्तम है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें यह किस दीपक की ज्योत है, इस पंक्ति में क्या निहित है। अब इसका उत्तर देखेंगे, इसका क्या भाव है।
प्रस्तुत पंक्ति का भाव है, लोगों के हृदय में जीवन के प्रति आशा आकांक्षा उत्पन्न कर उन्हें अपने रोग से संघर्ष कर विजय प्राप्त करने वाला त्याग स्नेह समर्पण के किस दिव्य दीपक का प्रकाश जो इस नर्सिंग होम की नर्सों का जीवन है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वस्थ सबल जीवन के लक्ष्य को उद्देश्य को दिखाने वाली नर्स रूपी ज्योति लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इस वाक्य के भाव लिखिए। इसका उत्तर है, इस वाक्य का भाव है कि संसार में भाषा के कारण लोगों में भेदभाव का आचरण है। ये भेदभाव की जटिल समस्याएं इसी प्रकार रहेंगी, परंतु इन सभी भेदभावों और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों को अपने त्याग स्नेह समर्पण और सेवा भाव से स्वस्थ सबल और निरोग जीवन देने की नर्स रूपी यह ज्योति संसार की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्योति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी क्या होता है, 2 पंक्ति दी होती है, एक अथवा करके भी दिया होता है, वो दोनों में से हमको केवल एक करना होता है। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ, बाकी आप एक ही लिखना। चलिए, सर्वश्रेष्ठ ज्योति है। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तू देखे कि जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होने होंगे सोने नयन उनके ज्योति, उत्कीर्णकारी मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। पद देखिए, नीले कमल दल सी गीत गात की श्यामता, पीला प्यारा वसन कटी में पहनहते हवीला, छोटी काली कलक अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सभ्य वस्त्रों में केवल नल की पानी सी प्रभा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न यानी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। यह द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक प्रसिद्ध महाकाव्य के अंश से संकलित है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए, संकेत है नीले फूले सी प्रभा। प्रसंग है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित श्री राधिका जी का पवन का स्पर्श कर उससे वार्तालाप करती हैं। व्याख्या, प्रस्तुत इसका व्याख्या, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं कि बिरहिणी राधा जी पवन से कहते हैं, हे पवन खिले हुए नीला कमल नील कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान उनके शरीर की श्यामल
क्रांति है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोहर और जैसे लाल कमल के पुष्पों का समूह है हो। वे मेरे प्रभु को अपने शरीर पर अत्यंत पीला आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके साथ वे प्रभु मेरे प्रभु अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की घुंघराली सटें घुंघराली लटे उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाती हैं। उनके सुंदर भव्य वस्त्रों से उनके तेजस्वी सौंदर्य पूर्ण शरीर की क्रांति उत्कीर्ण होकर सौंदर्य फैलाकर वातावरण को अत्यंत मनोहर और आकर्षक बना रही है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में राजधानी ने तनगता किसे कहते हैं? तनगता किसे कहते हैं? पद्यांश में राधा जी ने तदगता किसे कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, राधा जी ने तदगता पवन रूपी दूतिका को कहा है। तदगता पवन रूपी दूतिका को कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चौथा है, श्री कृष्ण के नेत्रों की आकृति कैसी होगी? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के सलोने नेत्रों में ज्योति उत्कीर्णकारी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता खिले हुए नीलकमल के समान है। अथवा करके एक और पंक्ति दिया है, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लूटे से कौन गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिरामा, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आइए इसमें देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन इसमें है, कह रहा मनु किसे लूटे से निखरने लगे? इसमें उत्तर हो जाएगा, श्रद्धा की मोहक छवि को देखकर मनु लूटे से निखरने लगे। अगला क्वेश्चन है, कुतूहल क्यों मौन नहीं रह सका? वो तो कुतूहल क्यों मौन नहीं रह सका? इसका उत्तर हो जाएगा, श्रद्धा को देखकर मनु अपने मन को बस में न रख सका और उनमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल जाग उठा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ हो जाए, जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से भरपूर श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था जो उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अर्थात संदर्भ पूछ रहा है, पाठ का नाम श्रद्धा मनु, अर्थात पाठ का शीर्षक हो गया श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। चलिए पहला इसमें जयेंद्र कुमार, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा हरिशंकर प्रसाद। चलिए एक एक करके समझते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में मथुरा के निकट नगला चंद्रभान फरहा में 25 सितंबर सन 1916 में हुआ था। इनके पिता पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय जलेसर रोड स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। इनकी माता श्रीमती रामप्यारी देवी एक घरेलू महिला थी। कुछ समय बाद इनके पिता का निधन हो गया और इन्हें अपने नाना के घर गुड़ की मड़ई फतेहपुर सिकरी रहने लगी। 9 वर्ष की आयु तक उपाध्याय जी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल सर्वोच्च अंकों से, इंटरमीडिएट सन 1936 ईस्वी में सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण की। सन 1937 ईस्वी में बीए
की पढ़ाई कानपुर से, तत्पश्चात एमए अंग्रेजी के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, लेकिन ममेरी बहन की बीमारी में व्यस्तता के कारण आगे परीक्षा नहीं दे सके। इलाहाबाद से इन्होंने बीटी की सन 1942 ईस्वी में संघ प्रचारक होने के नाते इन्होंने शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। इन्होंने लाखों लोगों को स्वयं सेवक बनाया। ये निश्चल एवं मधुर व्यवहार से अजात शत्रु कहलाए। 11 फरवरी सन 1968 ईस्वी में लखनऊ से पटना जाते हुए मुगल सराय स्टेशन पर रहस्यमय परिस्थितियों में ये परलोकवासी हो गए। ये था इनका जीवन परिचय। अब इनका कृतियां और रचनाएं वो देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकमान्य तिलक की राजनीतिक जनसंघ सिद्धांत और नीति, जीवन का ध्येय शंकराचार्य हमारा कश्मीर, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रधारा का पूर्ण प्रवाह, भारतीय अर्थनीति, विकास और दशा तथा पॉलिटिकल डायरी आदि, ये इनकी कृतियां और रचनाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में खा, पांचवा का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। वहाँ लेखक था और यहाँ कवि, ठीक है। तो चलिए इनकी जो अधिकतम शब्द सीमा ये भी 80 शब्द में ही लिखना है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा मैथिली शरण गुप्त। आइए हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। छायावादी प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू के परिवार, सुघनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह दादाजी श्री शिवरत्न साहू और पिता श्री देवी प्रसाद जी समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन माता पिता और बड़े भाई के देवसान के कारण इन्हें अल्प आयु में ही व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ा। कवि प्रसाद ने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी कवि प्रसाद जी ने काव्य रचना की प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यंत विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए युगस्रष्टा साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का देवसान 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। कृतियां रचनाएं, कवि प्रसाद जी की काव्य एवं गद्य की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला काव्य रचनाएं, कामायनी, महाकाव्य, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक आदि। प्रबंधात्मक कविताएं, शेर सिंह का शस्त्र, समर्पण, पेशोला की पटध्वनि, परले की छाया, अशोक की चिंता आदि। गद्य रचनाएं, नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, प्रायश्चित आदि। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, आपूर्ण, कहानी, पटध्वनि, छाया, आकाशदीप आदि, इंद्रजाल, ममता आदि। निबंध संग्रह, काव्य और कला। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। परिचय, श्रेष्ठ एवं आधुनिक कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें एक आश्रयहीन पहाड़ी लड़की की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी के तत्वों पर आधारित कहानी की समस्या निम्नलिखित है। समीक्षा, कथानक, हेडिंग है कथानक। कहानी बहादुर का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12-13 वर्ष के एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है, जो अपनी मां की मार और उपेक्षा से खींच कर शहर भाग आया। यहाँ वह लेखक के घर नौकरी करता है। वह मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करता है, परंतु मालकिन उस पर विश्वास नहीं करती, उसे डांटती फटकारती है और उसे स्वयं रोटी बनाने को कहती है। बार बार पिटने व डांट खाने पर उससे त्रुटियां हो जाती हैं। चोरी का आरोप लगने पर वह अपना सभी सामान भी छोड़कर भाग जाता है। तब लेखक की पत्नी निर्मला लेखक एवं उसके पुत्र किशोर को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वे सभी पश्चाताप करते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी बहादुर में पात्रों की संख्या सीमित है। केवल 4 ही प्रमुख पात्र हैं। बहादुर, निर्मला, उसका पति लेखक और पुत्र किशोर है।
ये सभी पात्र मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्व प्रमुख पात्र है। वह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक है जो अपनी माँ की मारपीट से दुखी होकर शहर भाग आया है। इसके चरित्र के प्रति सभी की सहानुभूति है। उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन को बड़ी कुशलता से चित्रित किया गया है। वह निम्न दलित वर्ग का प्रतिनिधि है। अन्य पात्र मध्यम वर्ग के हैं। आर्थिक तंगी होते हुए भी यह वर्ग अपनी प्रतिष्ठा और सफेद पोशी को बनाए रखता है। लेखक की सहानुभूति इस वर्ग के साथ है। लेखक ने मध्यम वर्ग की आंतरिक मानसिक स्थिति का सहानुभूति पूर्ण चित्रण किया है। लेखक पात्रों के चरित्र चित्रण में पूर्ण सफल हुए। अगला पॉइंट है संवाद, योजना, कथोपकथन। कहानी बहादुर के कथोपकथन और संवाद अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। संवाद कथानक को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों को चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। निर्मला के पति का बहादुर के परित उपेक्षा भाव, निर्मला और उनके रिश्तेदारों की कठोर हृदयता, किशोर की अमानवीय व्यवहार, सभी कुछ उनकी बातों से प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कहानी का कथोपकथन उत्कृष्ट और प्रभावपूर्ण है। देश काल और वातावरण। कहानी में देश काल वातावरण को प्रभावशाली रूप में दिखाया गया है। संपूर्ण घटना निर्मला के घर में घटित होती है। घर के निवासियों, रिश्तेदारों, व्यवहार और वार्तालाप से उसके वातावरण का यथार्थ चित्र प्रकट होता। घटना के अनुरूप ही समग्र वातावरण में संघनता तथा गंभीरता आ जाती है, जो कहानी के अंत में चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। वातावरण के प्रभाव से ही कलापूर्ण चित्रण के कारण संपूर्ण घटनाक्रम वास्तविक घटना जैसी प्रतीत होती है। भाषा शैली। कहानी बहादुर में लेखक ने सामान्य लोगों को चलती हुई व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। कहानी की भाषा घुमाव फिराव से दूर, सरल तथा स्वाभाविक। उसमें उर्दू के प्रचलित शब्दों बर्दाश्त, शराफत, तमीज, शायद, अफसोस आदि दूसरे शब्दों से सिलबट्टा, रुपया, पैसा, रोब दाब, नौकर चाकर आदि, मुहारों, चारपाई तोड़ना, हाल टाइट कर देना आदि तथा क्रोध परक शब्दों पलट, मुक्ति आदि का स्थापन प्रयोग करके उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की गई। उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह बनावटी जीवन जीना पसंद करता है। वह कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की यथार्थता को समझा है। उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन भी दिया है। निष्कर्ष। अंत में लेखक कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय समाज की मानसिकता, परिस्थितियों और उनकी आचरण का चित्रण करना चाहते थे। उसी में पूर्ण सफल रहे। अथवा कह रहा है, बहादुर कहानी के नायक मुख्य पात्र दिल बहादुर का चित्रण कीजिए। परिचय। लेखक अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक आश्रयहीन पहाड़ी बालक दिल बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है असहाय और भोला। बहादुर नेपाल प्रांत का रहने वाला, माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। अगला पॉइंट है परिश्रमी और ईमानदार। बहादुर प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि घर का सारा कार्य परिश्रम और ईमानदारी से करता है। मारपीट के उपरांत भी वह दिल लगाकर कार्य करता है। चोरी नहीं करता है, बल्कि झूठे आरोप
पर मार भी खाता है। प्रेम का इच्छुक, अगला पॉइंट है प्रेम का इच्छुक। बहादुर मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का इच्छुक है जो उसे अपने घर में नहीं मिलता। वह प्रेम शुरू में निर्मला के परिवार में मिलता है, मगर जब वे सभी अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वह घर छोड़कर चला जाता है। अगला पॉइंट है मातृ प्रीत भक्ति वाला। बहादुर का हृदय मातृ प्रीत भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उसकी माँ उसको मारती है, उसकी अपेक्षा करती है, इसलिए वह घर छोड़कर भाग आया था और नौकरी कर रहा। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपये वह माँ के पास ही भेजना चाहता। जब निर्मला उससे कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है तो तुम पैसा अपनी माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो? वह कहता है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। ऐसा है वह मातृ भक्ति बालक जिसके हृदय में माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। निष्कर्ष रूप में बहादुर की कहानी का मुख्य पात्र एवं नायक है। वह कथा वस्तु को केंद्रित करता हुआ सभी पात्रों के साथ जुड़ा रहता है। लेखक ने उसके चरित्र को सफलतापूर्वक चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्मरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु कथासार विषय वस्तु संक्षेप में लिखी। इसका उत्तर हो जाएगा परिचय। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंडकाव्य रश्मरथी पौराणिक महाकाव्य महाभारत आख्यान पर आधारित आधुनिक खंडकाव्य है, जिसकी सर्गबद्ध कथा वस्तु में महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण की विशेषताओं पर आधारित है। खंडकाव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में क्रमानुसार सर्गबद्ध है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर खंड खा गया और खंड खा में क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ पंक्ति दी है और इसका जो है संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। पंक्ति क्या है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम कुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम सकुना सुवर्ण हंसम तस्य मुनः सुवर्ण राज्य हंसिम। इस प्रकार से ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है। चलिए इसका संदर्भ और अनुवाद हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका की जातक कथा की खंड नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। अनुवाद इसका है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बना दिया, मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका राजकुमारी अत्यधिक रूपवती थी। उस हंसराज ने उसे हंस कुमारी वर दिया कि वह अपने मनोनुकूल पति का वरण करे। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा किया और विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर के एक विशाल शिलातल पर एकत्रित हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और विचित्र रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। और मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है। बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक उसे बड़े पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे तो ना संकोच है और ना पंखों को उठाने में बाहर की लज्जा, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। अथवा करके एक पंक्ति और दिया है इसमें। पंक्ति क्या है, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशील मिति
निम्ना स्वस्यान्य स्वस्तिसम अत्ययाम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृताः इमे सिद्धान्ताः क्रमेण योम सन्त अहिंसा सत्यम अस्त्यम अप्रमाद ब्रह्मचर्यम इति। अब इसका संदर्भ और अनुवाद देखेंगे। संदर्भ इसका है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक शीर्षक या पाठ से अवतरित है। इसमें बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों का मानव जीवन व राष्ट्र जीवन में महत्व स्वीकार किया गया। अनुवाद है पंचशील शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन पांचों सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन खा है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषित। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका भाग के सुभाषित रत्नान पाठ या शीर्षक से उद्धृत है। इसमें जीवन दर्शन संबंधी सुभाषित समझाए गए हैं। अनुवाद इसका सभी भाषाओं में मधुर मुख्य दिव्य अनोखी देववाणी संस्कृत है। निश्चय ही उसका काव्य साहित्य मधुर तथा उससे काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न 1 है इसमें, मदन मोहन मालवीय जन्म कुत्र अभवत। इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग नगरे अभवत। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापकः का आसीत्। तो हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापकः मदन मोहन मालवीय आसीत्। अगला क्वेश्चन है, महामना मालवीयस्य सर्वोच्च गुणः का आसीत्। इसका उत्तर हो जाएगा महामना मालवीयस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवे वासीत्। अगला क्वेश्चन है, वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम का अकरोत् अथवा शिक्षा क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत्। इसका उत्तर हो जाएगा वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम श्री मालवीय अकरोत्। क्वेश्चन नंबर 10 है, अद्भुत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय के मन में विस्मय आश्चर्य नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस की स्थिति को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण इसको देखते हैं। रूपक अलंकार, रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, एकता। जहाँ काव्य या कविता में उपमेय में उपमान की पूर्ण समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरराई। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य। दूसरा है, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका। तीसरा, भारत में आतंकवाद की समस्या। और चौथा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो हम लोग देखेंगे भारत राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका। आइए इस पर देखते हैं निबंध अच्छे से। शिक्षा को समाज का आधार स्तंभ माना जाता है। वह न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह देश के भविष्य को आकार देता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो युवाओं को देश की संस्कृति, मूल्यों और आदर्शों से परिचित कराता है और उन्हें राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा का प्राथमिक कार्य शिक्षा देना है, लेकिन उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक है। वह विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सहयोग और समर्पण की भावना सिखाता है। ये गुण न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण। शिक्षक विद्यार्थियों को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें देश की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तैयार करता है।
राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। चलिए, पहला है, इसमें हेडिंग है ज्ञान का प्रसार। शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति में योगदान देने के लिए तैयार करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षक विद्यार्थियों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और सम्मान जैसे मूल्यों को सिखाता है। ये मूल्य एक सुसंगठित और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। चलिए इस हेडिंग को देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को देश की विविधता और एकता के महत्व से परिचित कराता है। वह उन्हें सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाता है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। अगला पॉइंट है हमारा युवाओं को दिशा देना। शिक्षक युवाओं को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो देश के विकास में सहायक होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। शिक्षक विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करता है। वह उन्हें इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है गौरव, राष्ट्रीय गौरव की भावना। शिक्षक विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जगाता है। वह उन्हें देश के इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तियों से परिचित कराता है, जो उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाता है। अगला हेडिंग है 7वां वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। शिक्षक विद्यार्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह देश के तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। निष्कर्ष के रूप में शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, बल्कि युवाओं को एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी मदद करता है। शिक्षक के बिना राष्ट्र की प्रगति असंभव है। इसलिए समाज और सरकार को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा सकें। शिक्षक ही वह मार्गदर्शक है जो देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, झलाम जस झस संधि है। ऑप्शन का है लब धन धा, ऑप्शन खा है तत् धन लभा, ऑप्शन गा है ने धन अनम, ऑप्शन घा है पर धन एजते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन लब धन धा। चलिए अगला क्वेश्चन है भव नम का संधि विच्छेद होगा। भव नम का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन का भव धन अनम, ऑप्शन खा भो प्लस अनम, ऑप्शन गा भूधन अनम, ऑप्शन घा भावधन अनम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन भो प्लस अनम। चलिए अगला क्वेश्चन है उपो सती का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन का उपोधन सती, ऑप्शन खा उपोष धन इति, ऑप्शन गा उधन पोषिति, ऑप्शन घा उपधन ओषति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन उपोष धन इति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजमहल में समास है। राजमहल में समास है। ऑप्शन का तत्पुरुष, ऑप्शन खा बहुब्रीहि, ऑप्शन गा क्रमधार, ऑप्शन घा अव्ययी भाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन तत्पुरुष। दूसरा क्वेश्चन है परमेश्वर में समास है। ऑप्शन का दिगु, ऑप्शन खा क्रमधार, ऑप्शन गा तत्पुरुष, ऑप्शन घा अव्ययी भाव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन क्रमधार। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी में समास है। त्रिवेणी में समास है। ऑप्शन का द्वंद्व, ऑप्शन का क्रमधार, ऑप्शन गा बहुब्रीहि, ऑप्शन घा दिग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घा इज करेक्ट ऑप्शन दिग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 सूखा पीड़ितों की सहायतार्थ अपने द्वारा संचित धनराशि को यथास्थान पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं कैसे पत्र लिखेंगे। लिखेंगे सेवा में श्रीयुत जिलाधिकारी महोदय इलाहाबाद, दिनांक डाल देंगे, विषय लिख देंगे सूखा पीड़ितों तक संचित धनराशि पहुंचाने के संबंध में। महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सूखा पीड़ितों की सहायतार्थ हम लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्रों से लोगों द्वारा दी गई दान स्वरूप कुछ धनराशि एकत्र की है, जिसे उन लोगों तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमें इस बात से अवगत कराने की कृपा करें कि हम किस प्रकार किए गए धन को
किस प्रकार किए गए धन को सूखा पीड़ितों तक पहुंचा सके। हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। यहाँ लिख देंगे धन्यवाद, यहाँ लिख देंगे प्रार्थी, यहाँ नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 14 है, पठितव्य शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन का मतुप, ऑप्शन खा वतुप, ऑप्शन गा तब्यत, ऑप्शन घा अनियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन तब्यत। दूसरा क्वेश्चन है क्रियतम शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन का कत्वा, ऑप्शन खा कत, ऑप्शन गा तब्यत, ऑप्शन घा अनियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन कत। चलिए अगला क्वेश्चन है भूत शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन का कत, ऑप्शन खा अनियर, ऑप्शन गा तब्यत, ऑप्शन घा कत्वा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन कत। चलिए तो ये था आज के लिए इतना ही। और ये जो है मॉडल पेपर था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप भी देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 तो ये हिंदी साहित्यिक हिंदी था, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।